बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज मेराज और आज हम लेक्चर नंबर 10 की जानिब जा रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, डी मोवियस थ्योरम। इंटर पार्ट 1 की बुक में स्टेटमेंट की हद तक ये है और साथ में इसकी कुछ एप्लीकेशंस और एक एग्जाम्पल है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डी मोवियस थ्योरम। स्टूडेंट, डी मोवियस थ्योरम, इब्राहिम डी मोवियस एक मैथमेटिशियन था जिसने ये थ्योरम बनाया था और इसने इस थ्योरम को बना के कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर को सॉल्व करने का एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर लिखा आ जाए 1 + √3 आयोटा की पावर 500, तो ये डी मोवियस थ्योरम के ज़रिए ये 500 पावर को सॉल्व करना 3 से 4 स्टेप्स का काम है। अदरवाइज़ इससे पहले जो बाइनोमियल थ्योरम था उसके ज़रिए इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना एक प्रॉब्लम थी। अब डी मोवियस थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, डी मोवियस ने ये कंडीशन लगाई थी कि जो पावर है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अगर पावर इंटीजर नहीं होगी, यानी फ्रैक्शन में आ जाएगी, तो डी मोवियस थ्योरम अप्लाई नहीं किया जा सकता। डी मोवियस थ्योरम के लिए नेगेटिव पावर हो सकती है, कंप्लीट नंबर पॉजिटिव पावर हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकती। तो डी मोवियस थ्योरम है क्या कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर कोई इंटीजर आ जाता है n, तो आप कोई कैलकुलेशन ना करें, जस्ट इस n को थीटा के साथ, एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बन जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इंतहाई सिंपल कर दिया गया था पावर को सॉल्व करना इस डी मोवियस थ्योरम के ज़रिए। अब इसकी एक आध एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ आ जाए cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री और साथ में आ जाए पावर -5, तो आप -5 को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos -150 प्लस आयोटा साइन -150। तो आगे हम कैलकुलेटर से इनका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पावर को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। ये है डी मोवियस थ्योरम। अब अगर लिखा हुआ आ जाए cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री -3 पावर आ जाए फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर डी मोवियस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि सेम एंगल होना चाहिए। इसी तरह अगर लिखा हुआ आ जाए cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री और होल पावर आ जाए 1/7, तो इसके ऊपर भी डी मोवियस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि पावर एक इंटीजर नहीं है। तो चलते हैं अब इसकी एप्लीकेशन से जनरल स्टेटमेंट्स को प्रूव करने की जानिब। हमारी स्टेटमेंट है टू फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जितनी मर्जी पावर आ जाए, हमने उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमारी रूटीन होगी कि हम आयोटा के अलावा हिस्से को r cos थीटा लेट किया करेंगे और आयोटा के साथ जो लगा होगा उसको r साइन थीटा लेट किया करेंगे। तो यहाँ से x = r cos थीटा आ जाएगा, y = r साइन थीटा आ जाएगा। तो देन x की जगह पर अपने क्वेश्चन को लिख के x की जगह पर पुट कर देंगे r cos थीटा और y की जगह पर आ जाएगा r साइन थीटा, तो साथ आयोटा वैसे ही। स्टूडेंट, अब यहाँ पर r दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और होल पावर n। अब r की पावर n अलग कर देंगे और डी मोवियस थ्योरम ये कहता है कि cos थीटा के साथ n जो है थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी n जाके थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाद में r की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, r की पावर n cos n थीटा प्लस आयोटा r की पावर n साइन n थीटा। इस जगह पर जहां हमने डी मोवियस थ्योरम भी अप्लाई किया है, ये वाला स्टेप थोड़ा सा नया था, बाकी सारा कुछ आपने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आयोटा के अलावा हिस्सा है उसका नाम रियल पार्ट
और जो अयोटा के साथ लगा हुआ है हिस्सा है उसका नाम इमेजिनरी पार्ट। ये याद रहे कि हमने आर और थीटा खुद इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आर बराबर है √x² + y² और थीटा इक्वल tan इनवर्स ऑफ y ओवर x है। ये एक आसान शॉर्ट क्वेश्चन था। चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, जिसमें x1 + अयोटा y1 और x2 + अयोटा y2 होल पावर n आ रही है। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए देखें, हम लेट करते होते हैं x1 = r1 cos θ1 और y1 = r1 sin θ1। तो इसको शुरू में ही x1 + अयोटा y1 की शक्ल में अगर देखें तो ये आ जाएगा r1 cos θ1 + अयोटा r1 sin θ1। सिमिलरली अगर x2 + अयोटा y2 को हम लेट कर लें तो उसका नाम होगा r2 cos θ2 + अयोटा r2 sin θ2। ये बेसिकली पोलर फॉर्म बनाई जा रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म को अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख के उसके अंदर पुट कर देते हैं। होल पावर n आ रही है तो यहाँ पर भी पावर n आ जाएगी। अब यहाँ पर r1 दोनों में से अगर कॉमन निकालेंगे तो उसकी पावर n अलग हो जाएगी और cos θ1 + अयोटा sin θ1 इसकी पावर n अलग आ जाएगी। नीचे वाली साइड पर r2 की पावर n हो जाएगी और अंदर cos θ2 + अयोटा sin θ2 और उसकी पावर भी n आ जाएगी। इधर ये जो नीचे वाली साइड पे r की पावर n लिखी हुई है, अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेके जाऊं तो ये r की पावर होल टर्म की पावर -n हो जाएगी, जबकि ये r1 की पावर n ओवर r2 की पावर n वाली टर्म वैसे ही, ऊपर वाली टर्म वैसे ही लिखी। नीचे ये जो टर्म मौजूद है इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी -n। अब डी मोवियस थ्योरम ये कहता है कि पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये n θ1 ये भी n θ1, ये -n θ2 और ये -n θ2 हो जाएगा। तो डी मोवियस थ्योरम के मुताबिक हमने पावर को अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया चारों में। अब नेक्स्ट, जब कभी कॉस के अंदर माइनस आएगा तो उसको कॉस ख़त्म करके प्लस बना देगा, और जब कभी साइन के अंदर माइनस आएगा तो वो माइनस का सिंबल बाहर आ जाएगा। ये मैट्रिक में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो अब जब हम इसका इतना हिस्सा देखें तो वो तो बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है, चेंजिंग सिर्फ इस पोर्शन में आएगी। इसमें हम लिखेंगे ये नेगेटिव ख़त्म होके cos n θ2, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का साइन मौजूद था, उस प्लस के साइन को अब ये जब नेगेटिव बाहर से आएगा तो ये नेगेटिव इसको प्लस को नेगेटिव में तब्दील कर देगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, जस्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहला नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा वो लिखा जाएगा, फिर दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो -n sin θ1 sin n θ2 आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक उस माइनस के साइन को हम चेंज करके प्लस बना के लिखेंगे, तो इस तरह से ये सारा बन जाएगा रियल पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट बनाना है तो अयोटा कॉमन। इमेजिनरी पार्ट बनाने का तरीका ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना होता है। ये sin n θ1 cos n θ2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये फर्स्ट टर्म, और बाद में sin cos n θ1 sin n θ2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगी, वो सिंबल माइनस का आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल स्टेप है, इसको आप लोग दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो देखते हुए। तो इसके बाद अब स्टूडेंट्स आपको दो फार्मूलाज याद करने हैं कि जब कभी कॉस के साथ कॉस आ जाए और साइन के साथ साइन आ जाए, दरमियान में प्लस का सिंबल आ जाए, तो फार्मूला बनेगा कॉस पहला एंगल अल्फा, सिंबल आ जाएगा माइनस का, और दूसरा एंगल बीटा, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा सेम फंक्शन आ जाएंगे तो फार्मूला होगा कॉस का, और जो दरमियान में सिंबल आएगा उसका ऑपोजिट सिंबल दोनों एंगल्स में लिखा जाएगा। एंगल कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह
अगर साइन के साथ कॉज आ जाए, ऑपोजिट हो तो हमेशा साइन का फार्मूला बनता है, और इस साइन के फार्मूले में जो सिंबल आएगा वही लिखा जाएगा दरमियान में, तो अल्फा माइनस बीटा ही लिखा जाएगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं, कॉस के साथ कॉज आ जाए तो कॉस का फार्मूला और सिंबल ऑपोजिट, साइन के साथ कॉज आ जाए तो साइन का फार्मूला और सिंबल सेम। इसके बाद हम लगाएंगे इधर ये फार्मूला, कॉस के साथ कॉस आ रहा है तो वो कॉस बन जाएगा, पहला एंगल एन थीटा 1, दूसरा एंगल एन थीटा 2, दरमियान में प्लस की जगह पर आ जाएगा माइनस। अगर दोनों सिंबल ऑपोजिट आएंगे तो साइन का फार्मूला बनेगा, और साइन के फार्मूले में पहला एंगल एन थीटा 1, दूसरा एंगल एन थीटा 2, और दरमियान में सिंबल आएगा बिल्कुल सेम। वहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम एन ले लेंगे कॉमन, दोनों में से एन कॉमन आ जाएगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, और यहाँ से भी एन कॉमन आ जाएगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास एक नंबर और ये दूसरा नंबर आ गया है। अगर ये मैं बाहर वाली टर्म को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा रियल पार्ट होगा यहाँ से r1 की पावर n ओवर r2 की पावर n कॉस n थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इसी तरह ये इसके साथ लग के इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेयर रियल पार्ट पहले हिस्से के साथ बाहर वाली टर्म लगाई और इमेजिनरी पार्ट दूसरे हिस्से के साथ बाहर वाली टर्म लगा दी। चूँकि हमने r1 r2 थीटा 1 थीटा 2 खुद से इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं तो हमें इनकी वैल्यूज़ भी बताना पड़ेंगी। वही वैल्यू जो r की होती है सिंपल वहाँ पे 1 1 साथ लग गया है, और वही वैल्यू जो थीटा की होती है उसमें साथ 1 1 1 लगा दिया है। r2 और थीटा 2 भी ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन, इस वीडियो के इस पोर्शन को 3 से 4 मरतबा देखिएगा, और फिर इसको मिनिमम आपने 2 टाइम्स अटैम्प्ट कर लेना है ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना आ जाए। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की जानिब। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने √3 प्लस आयोटा की पावर 3 इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो √3 प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर 3 इसको लिखा जा सकता है। इसमें रियल पार्ट है √3 और इमेजिनरी पार्ट है 1। तो क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे जो रियल पार्ट है उसको x के इक्वल और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y के इक्वल। तो हमें r का फॉर्मूला पता है x² प्लस y² का अंडर-रूट, इसमें x की जगह लगेगा √3 और y की जगह पे 1। तो जब √3 का स्क्वायर लेंगे वो 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, ये बन जाएगा 4 और उसका अंडर-रूट आ जाएगा 2। इसी तरह अगर थीटा मालूम करना है तो वो होगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। y की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू √3 पुट की, tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर √3 वो तो आ जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। हमें r का भी पता लग गया और हमें थीटा का भी पता लग गया है। तो इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि पहला नंबर r cos थीटा के इक्वल और दूसरे नंबर में r sin थीटा साथ आता होता है आयोटा के, होल पावर 3 एज इट इज़। तो यहाँ पर r कॉमन निकालेंगे तो उसकी पावर 3 अलग आ जाएगी, और जो अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा उसके ऊपर डी मोवियस थ्योरम लगाएंगे तो पावर 3 एंगल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वो बनेगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा। तो इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। r की वैल्यू 2 मालूम की हुई है, थीटा की वैल्यू 30 मालूम की है। दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, r की जगह 2 और थीटा की जगह पर 30। तो वो हो जाएगा 3 इंटू 30 90, और यहाँ पर भी सेम नंबर 90। cos 90 0 और sin 90 1 है, और 2 की पावर 3 का आंसर आ जाएगा 8। हम इसको लिख सकते हैं 8 को मल्टीप्लाई करके 0 और इधर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा, जिसको बाद में हम 8 आयोटा भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर नोट किया जाए तो रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 8 है। तो वेयर रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 8। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने उसको डी मोवियस थ्योरम के ज़रिए रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम किया है।
ये एक आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब, जिसका पैटर्न पिछले क्वेश्चन के जैसा ही होगा। 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा की पावर 5। तो हम ऊपर वाले का नाम x1 रख देंगे और साथ y1 रख लेंगे, और बाद में नीचे वाली वैल्यू का नाम x2 और y2 रख लेंगे। यानी यहाँ से रियल पार्ट है 1 तो x1 इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट है माइनस अंडर रूट 3 तो y1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। हमने मालूम करनी है r1 की वैल्यू और θ1 की वैल्यू, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो हम लिखेंगे फार्मूला अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी x1 की वैल्यू 1 तो उसका स्क्वायर, y1 की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 तो उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म, और अंडर रूट भी स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो बाकी बच गया 3। तो ये हो जाएगा 4 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2। अगर θ1 मालूम करना है तो उसका फार्मूला tan इनवर्स ऑफ y ओवर x होता है। y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 और x की वैल्यू 1, यानी ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट 3। tan इनवर्स में जब अंदर नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव बाहर निकल आता है। आप tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 की वैल्यू लिखेंगे 60, तो टोटल इसका आंसर आ गया -60। अब इसके बाद नीचे वाले पोर्शन में भी हम r2 और θ2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिसमें 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, वो बनेगा 1 प्लस 3 अंडर रूट 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और θ2 कैलकुलेट करने के लिए tan इनवर्स ऑफ y2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय y1 की वैल्यू, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 ये तो होता है 60 के इक्वल, तो आंसर आ गया 60। हमने ऊपर वाले पोर्शन से r1 और θ1 मालूम किया, नीचे वाले पोर्शन से r2 और θ2 मालूम कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर पोलर फॉर्म लिखनी होगी तो r1 cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, और नीचे आ जाएगा r2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2 होल पावर 5 एज इट इज़ आ गई। क्वेश्चन में भी पावर 5 थी, यहाँ पर भी पावर 5 आ गई। तो इसके बाद r1 की वैल्यू 2, r2 की वैल्यू भी 2, θ1 की वैल्यू -60 और θ2 की वैल्यू +60 पुट की। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, जबकि अंदर वाली टर्म की जो पावर 5 है ये ऊपर वाले हिस्से की पावर अलग कर देते हैं और नीचे वाले हिस्से की पावर 5 अलग कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर 5 वाली फर्स्ट टर्म है ये तो वैसे ही लिखी जाएगी, इनटू जो नीचे वाली टर्म है इसको अगर ऊपर लिखेंगे जाके तो पावर बन जाएगी -5। अब डी मोवियस थ्योरम के मुताबिक ये वाला 5 -60 से मल्टीप्लाई होगा, तो -60 इंटू 5 वो -300 हो जाएगा, और इसके साथ भी -300 बन जाएगा। जबकि ये वाला -5 जब आके 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो -300, और ये वाला -5 जब इधर मल्टीप्लाई होगा वो भी -300 आ जाएगा। तो डी मोवियस थ्योरम अप्लाई हो गया। अब इसके बाद आपको वो पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि जब कॉस के अंदर माइनस आएगा तो वो ख़त्म हो जाता है, जबकि साइन के अंदर माइनस आए तो वो बाहर निकल आता है। उस पैटर्न के मुताबिक ये कॉस प्लस हो जाएगा, जबकि ये साइन माइनस का सिंबल देगा। इसी तरह ये कॉस प्लस और ये वाला साइन माइनस का सिंबल देगा, क्योंकि साइन माइनस को बाहर निकालता है और कॉस माइनस को ख़त्म कर देता है। अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं बिल्कुल। ओके, अब हम कॉस 300 की वैल्यू देखेंगे तो वो आ जाएगी 1/2, जबकि साइन 300 की वैल्यू वो बनेगी -√3/2। तो जब वो वाला माइनस यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू के साथ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा √3/2, साथ में आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब cos 300 की वैल्यू 1/2 और sin 300 की वैल्यू -√3/2 लगाने से प्लस √3/2 हो जाएगा, आयोटा वैसे ही आ जाएगा। चूँकि ये टर्म आ रही है 2 दफ़ा,
सेम टर्म, तो वो उसका बन जाएगा स्क्वेयर। स्क्वेयर करने के बाद अब इस स्क्वेयर को हम सॉल्व करके जब इस स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको यहां से सॉल्व करें। तो इसके बाद यहां पर रियल पार्ट आ गया -1/2 और इमेजिनरी पार्ट आ गया √3/2। तो हम उसको लिख देते हैं रियल पार्ट -1/2 और इमेजिनरी पार्ट √3/2। तो ये आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।